तो राइट टू सेल्फ डिफेंस लॉ ऑफ टॉर्ट में दिया जाता है। राइट टू सेल्फ डिफेंस और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डिफरेंस, जो माइनर डिफरेंस होता है, वो हमने आपको उस दिन बताया था। आपको शायद ये डिफरेंस किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सर्च के बाद ये डिफरेंस वहां पर समझ में आता है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या होता है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। और इसके संबंध में हम आपसे डिफरेंस के बारे में बता चुके हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में राइट टू सेल्फ डिफेंस है और इंडियन पिनल कोड में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम अपने क्लोज रिलेटिव्स और किसी भी अदर पर्सन, चाहे हम उसको जानते हो या ना जानते हो, अगर उसकी बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी मदद कर सकते हैं और राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस में जो टॉर्ट में या जो सिविल केस में आप पढ़ रहे हैं उसमें अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बॉडी और अपने क्लोज रिलेटिव्स केवल, ये राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस या जितने भी डिफेंस लॉ ऑफ टॉर्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब डिफेंस हमने आपको क्रिमिनल लॉ से कंपेयर करके आपको समझाया है कि इसमें क्या अंतर होता है और इसमें क्या अंतर होता है। तो बीए एलएलबी में तो केवल लॉ ऑफ टॉर्ट है, लेकिन जब 3 ईयर पे हम बात करते हैं, 3 ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें सब ऐड है, तो जब हम 3 ईयर पे बात करते हैं तो उसमें टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक साथ वहां पर एक सेमेस्टर में चलते हैं, जिससे कि आप डिफरेंस समझ सकें। क्योंकि टॉर्ट भी एक सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल लॉ है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में, ये आप समझ सकें। और उस प्रकार से बहुत सारे टॉर्ट, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम भी होते हैं, तो आप इंडियन पिनल कोड से कंपेयर करके उसको समझ सकें। और इसलिए आपके सेमेस्टर में आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट एक साथ वहां पर समझने की दृष्टि से रखे गए हैं। तो आप कोई भी चीज वहां पर पढ़ें उसको जरूर कंपेयर करके पढ़ें कि सिविल लॉ में इसकी क्या प्रक्रिया है और क्रिमिनल लॉ में इसकी क्या प्रक्रिया है। और जब इसका कंपैरिजन करके आप समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो एक डायग्राम बन जाएगा कि क्रिमिनल केस में ऐसा होता है और सिविल केस में ऐसा होता है। तो हमने सभी डिफेंस आपको कंपेयर करके समझाए हैं। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस पे जो हम बात कर रहे थे उसको भी हम इंडियन पिनल कोड से कंपेयर करके आपको समझा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम वो 11 धाराएं जो इंडियन पिनल कोड में राइट टू प्राइवेट डिफेंस के रूप में मिलती हैं उनके बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे। तो पहले उन 11 धाराओं के बारे में हम अध्ययन करें और इसके बाद सेल्फ डिफेंस लॉ ऑफ टॉर्ट में हम यहां पर पहुंच जाएंगे। इंडियन पिनल कोड चैप्टर 4 सेक्शन 96 टू 106, टोटल सेक्शन 11 राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्यूज्ड को देती है। और वो अगर एक्यूज्ड इंडियन पिनल कोड में जो कंडीशन बताई गई है, देखिए कोई भी डिफेंस अनकंडीशनल नहीं है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, एक आध लेक्चर हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी, हम जब टॉर्ट में आगे निकल जाएंगे थोड़ा सा तो हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर आपका ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन अनकंडीशनल नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स भी जो हमें पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो भी हमारे एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, हमें बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है तब जाकर के हमें वो राइट्स अवेलेबल होते हैं। एक्चुअली राइट्स एंड ड्यूटीज ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट्स अगर हमें मिलना है तो हमें कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर जब हम ड्यूटीज फॉलो करते हैं तो हमें राइट्स भी वहां पर मिल जाते हैं। अगर हम चाहें कि हमें केवल राइट्स मिलते रहे और बिना ड्यूटी के हमें वो अधिकार मिलते रहे तो ये किसी भी लॉ में आपको संभव नहीं हो सकता है। तो अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमें ड्यूटीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको सभी राइट्स जितने भी वहां पर दिए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, वो सब में आपको कंडीशनल वहां पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे बात कर रहे हैं, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी हमें सीधे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कह देने से ये अवेलेबल नहीं हो जाता है।
हमें बहुत सारी कंडीशनल वहां पर फॉलो करनी पड़ती हैं। तो टर्म्स और कंडीशंस अगर हम पूरी करते हैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव हमें क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड के रूप में मिल सकता है और हमें टॉर्ट में डिफेंडेंट के रूप में मिल सकता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो 11 धाराएं वहां पर बताई गई है, एक्चुअली उन धाराओं पे अगर हम बात करें तो वो धारा एक कॉन्सेप्ट होता है लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये कहावत है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इस कॉन्सेप्ट पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आधारित है। ठीक है, मतलब कि हम भी जीवित रहें और हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि सामने वाले की जिंदगी का वहां पर लेने के देने पड़ जाएं, सामने वाले को हम मार दें। तो हमें खुद भी जिंदा रहना है और सामने वाले को भी जीवित रखना है। और आपने अभी कोरोना वायरस चल रहा हो, आप देखते होंगे कि मास्क लगाने की बात होती है, तो मास्क आप खुद भी लगाएं, खुद जीने के लिए और दूसरों को भी यहाँ पर जिंदगी मिले, और उसके लिए भी हमें इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो जियो और जीने दो, ये इस कॉन्सेप्ट पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस और राइट टू सेल्फ डिफेंस काम करता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए, किसी भी लॉ की हम बात करें, हमारा जो ग्रांड नॉर्म है वो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम मूल मानक कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडिया के सब लॉ वहां पर जो भी लीगल स्टेटस है वो उनको वहां से मिलता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाकर के अगर हम बात करें कि कहां पर जियो और जीने दो की बात की गई है, तो आर्टिकल 21 पे हम पहुंच जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ की बात करता है, हमें जीने का अधिकार वहां पर देता है। फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं पार्ट 3 में, उसमें आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ये राइट टू पर्सनल लिबर्टीज पे बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पे बात करता है। उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे जाकर के कनेक्ट हो जाता है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नो पर्सन, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन shall be deprived, no person shall be deprived of his life or personal liberties, of his life and personal liberties except according to procedure established by law। नोट कर लेना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होगा। इसको हिंदी में कहते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब देखिए यहां पर व्यक्ति शब्द की बात हुई है, तो यहां पर दो चीजें बन जाती हैं, एक सिटीजन ऑफ इंडिया और एक हो जाता है कोई भी अदर व्यक्ति। तो यहां पर जो आर्टिकल 21 का जो हमें राइट्स मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, ये एनी पर्सन की बात करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश से भी घूमने आता है तब भी उसको आर्टिकल 21 का अधिकार मिला हुआ है। तो संविधान में केवल कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, बाकी के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए भी हैं और एनी पर्सन के लिए भी हैं। तो आर्टिकल 21 की जो वर्डिंग आती है वो ये है, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब राइट टू लाइफ से आप वंचित नहीं कर सकते हो। केवल तभी उसको आप वंचित कर सकते हो अगर किसी लॉ में ऐसा लिखा हो कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा या आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और अगर वो अपराध आप करते हैं तो ही आपको कैपिटल पनिशमेंट या आपको फांसी पर लटकाया जा सकता है या आपको जेल में बंद किया जा सकता है। अन्यथा अगर ऐसा किसी लॉ में नहीं लिखा है तो आपको और अदर काम के लिए किसी भी प्रकार से राइट टू लाइफ के आपके इस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। वंचित कब किया जा सकता है? जब कानूनी प्रोसेस, मतलब जब किसी लॉ में ऐसा लिखा हो। जैसे इंडियन पिनल कोड 302 ये व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट देती है, मृत्यु दंड देती है हत्या के लिए। मर्डर इंडियन पिनल कोड 300 में है और 302 उसको पनिशमेंट पे बात करती है। अब देखिए
अगर हम किसी अपराधी से पूछेंगे हत्या किस में है, तो वो कहेगा 302, ठीक है। लेकिन हम में और उस अपराधी में अंतर क्या हो गया, हम कहेंगे 300 में है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 300 में पूरा जो मर्डर के बारे में पूरी प्रोसेस बताई गई है, उसके बचने के तरीके बताए गए हैं, उसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं, वो 300 में बताए गए हैं इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो लेकिन जब वो धारा लगाई जाती है तो हमेशा पनिशमेंट की धारा लगाई जाती है, और वो पनिशमेंट की धारा लगती है 302। तो 302 में केवल पनिशमेंट लिखा हुआ है, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन क्या होंगी, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके एक्सेप्शंस क्या होंगे, वो सब इंडियन पिनल कोड सेक्शन 300 में बताए गए हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आप किसी भी प्रकार से वंचित नहीं कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसको क्यों कहते हैं, मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स और राइट्स जो होते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। राइट्स जो होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो अगर हमें ना भी मिले तो हमारा चल जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स कहलाते हैं जिसके बिना इंसान तो होता है, लेकिन उसकी जो जीवन की, जो उसकी इंसान की तुलना है, वो एक जानवर से कम नहीं हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक स्टेट में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमें कोई अधिकार मिले ना मिले, कम से कम हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जरूर मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम सरकार चुन करके भेजते हैं। तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि हमारे मूलभूत अधिकार जो हमें पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, वो हमें कम से कम अवेलेबल करवाएं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स और कोई राइट्स आप हमें ना भी दे सके कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमें मिलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे हम बात कर रहे थे। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जियो और जीने दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 से उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इंडियन पिनल कोड पे पहुंच जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही थी। ये कई बार रिपीट कर चुके हैं बेटा, बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है, वहां रिपीट कर देते हैं। आपने सेक्शन बताया था अभी, इंडियन पिनल कोड का बताया था 300, 302 जो मर्डर के बारे में बात करता है। चलिए बाद में पूछ लेना आप। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो 11 धाराएं हैं, उन 11 धाराओं को अब हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। इसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कहीं पर साइड में वो क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, और फिर हम एक साथ उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डेड क्लास है और ये रिकॉर्डिंग पूरी हम आपकी अभी आपके ग्रुप में डाल देंगे। सुनील कुमार प्रजापति, आप लेटे हुए हैं क्या? उठ के बैठ जाइए। नो सर, कैसे बैठे हैं? चलिए ठीक है, तो मोबाइल आपका थोड़ा तिरछा रखा होगा। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे हम बात कर लेते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो 11 धाराएं बताई गई है, उन 11 धाराओं को एक एक करके उसका कुछ सेंस के रूप में हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि अगर 11 धाराओं को अगर हमने डिटेल से ले लिया तो ये काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, और हमारे पास टाइम केवल फिलहाल 25 मिनट का ही बचा हुआ है। तो एक एक करके धाराओं पे हम बात कर लेते हैं। 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में 96 केवल इतनी बात करती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के, जो हमें अधिकार मिला हुआ है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, अगर उसका उपयोग हम करते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं आगे चल सकता है, कोई अपराध नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम जो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के रूप में करते हैं, वो काम करने के बाद वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो काम हम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं। 96 केवल इतनी छोटी सी बात करता है। समझ में आई है जुबेद? ऐसा कोई भी काम अपराध नहीं है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया गया है। 96 यहां पर खत्म हो जाती है इतनी छोटी सी बात बता करके। 97, अब 97 केवल इतनी बात करती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें दो तरीके से मिलता है, एक बॉडी के लिए और एक प्रॉपर्टी के लिए। एक बॉडी के लिए और एक प्रॉपर्टी के लिए। डिटेल्स आपके सामने आपकी किताब में होगा, उसको डिटेल्स आप देख लेना। केवल सेंस हम 11 धाराओं पे बात कर रहे हैं,
और दो नाम जो हमने उस समय लिए थे उनका कल प्रेजेंटेशन होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लेकर के। वो दो नाम अभी बाद में रिपीट कर देंगे। तो यहां पर 97 दो प्रकार से उपयोग होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक बॉडी के लिए और एक प्रॉपर्टी के लिए। 98 सेक्शन 98 इंडियन पीनल कोड, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में भी मिलता है, ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में भी मिलता है जो अगर वो पर्सन खुद अगर वो अपराध करें तो उनको लॉ के किसी प्रोविजंस के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पागल व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल 7 साल से नीचे की कम उम्र के बच्चे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रिंकनेस में किया गया अपराध, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ इंसेंटी पागलपन में किया गया अपराध। समझ में आ रहा? मतलब हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ऐसे लोगों के अगेंस्ट में भी प्राप्त होता है जो अगर खुद वो अपराध करे तो उनको कानून के द्वारा बचा लिया जाएगा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंसेंटी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 84 में बताई गई है, पागलपन का सिद्धांत। अगर कोई पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंसेंटी 84 के अकॉर्डिंग डिफेंस मिल जाता है। अगर वो पागल, ध्यान रखिए आप, अगर वो पागल हमें मारने के लिए दौड़ रहा है, क्विक डेंजर की स्थिति वहां पर बन जाती है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपका वहां पर जीवित है और आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं देखना है कि सामने पागल है या नशे में है, अगर वो आपको मार देगा कानूनन वो बच जाएगा। अगर वो बच्चा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फेंसी सेक्शन 82 और 83 से बच जाएगा, अगर वो पागल है तो 84 से बच जाएगा, अगर वो नशे में है तो 85, 86 से बच जाएगा। लेकिन आप तो निपट गए। समझ में आ रही बात? 98 ऐसे लोगों के अगेंस्ट में हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार देता है जिनके लिए स्वयं में कोई अपराध नहीं है वो, लेकिन अगर वो हमें मारने के लिए दौड़े तो हम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। समझ में आई है 98? एक एक करके आप बताते जाइए। 96 समझ में आई? यस सर। 97 समझ में आई? यस सर। 99, देखिए अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रुकना, हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन बाकी अगर टेक्निकल समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। 98 समझ में आई? यस सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फेंसी सर सेक्शन 98 में एक वर्ड आया है मिसकंसेप्शन, उसका मीनिंग क्या होगा? 98 में सर एक वर्ड है और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन, इसका मीनिंग क्या होगा? ये आप उसको समझ लेना जरा पढ़ के, हमने सीधा सेंस आपको बता दिया। ऐसे लोगों के अगेंस्ट में भी हमें प्राप्त है जिनके लिए खुद वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे लिए अगर मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो हम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने उसको सेक्शन वाइज पढ़ के यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन किया तो 2-3 सेक्शन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन सेंस आपको बता रहे हैं, आप उसको डिटेल से पढ़ लेना। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप पूछ लेना हमसे, लेकिन सेंस में आपको इतना रखना है कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारे पास अवेलेबल है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फेंसी 82 में, 83 में डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फेंसी के बारे में बात की गई है। 7 साल से नीचे के बच्चे का हर अपराध माफ है, सेक्शन 82 इंडियन पीनल कोड। 7 साल से नीचे का अगर वो बच्चा है उसका हर अपराध माफ है, उसको किसी भी कोर्ट में खड़े नहीं किया जाएगा, ना कोई केस चलेगा। और 83 ये कहती है 7 से ऊपर और 12 साल तक के बच्चे का अपराध, उसकी दिमाग का टेस्ट किया जाएगा, उसके माइंड का न्यायालय टेस्ट करेगा और इसके बाद फिर उसको अपराध में कन्वर्ट किया जाएगा। दिमाग कितना चल रहा है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है सर 98 के बारे में तो बात कर रहे हैं यार, 98 ही तो बता रहे हैं ना। ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट में भी है जिन व्यक्तियों के लिए खुद में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे लिए मारने के लिए दौड़ते हैं, क्विक डेंजर की स्थिति बनती है,
तो जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का हमारा अधिकार एक अच्छे खासे व्यक्ति के लिए अवेलेबल होता है, उसी प्रकार से उनके अगेंस्ट में भी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की लैंग्वेज आप उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। हम केवल उसकी सेंस आपको बता रहे हैं कि ये सेक्शन कहती क्या है। 99 सर जैसे आप क्वेश्चन बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है ये। आपके क्वेश्चन हम ले लेंगे, आप नोट कर लीजिए कहीं पर, और जब तक आपका जवाब ना दें आप क्लास में से नहीं जाना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कहीं पर। 99 राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन है। 99 एक्सेप्शंस है और वो कंडीशंस बताता है कि अगर इन कंडीशंस का उपयोग हम ना कर पाए तो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग नहीं मिलेगा, हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें नहीं मिलेगा, हमें डिफेंस नहीं मिलेगा। वो 4 चीजें वहां पर बताई गई हैं। पहला, अगर पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा हो, लोक सेवक इंडियन पीनल कोड सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात की गई है। लोक सेवक, उसमें पूरी 12-13 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, वो लोक सेवक कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो लोक सेवक के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया जा रहा है, तो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लोक सेवक या तहसीलदार हमारा अतिक्रमण में मकान है और वो गिराने के लिए आता है, तो आप कहें कि साहब हमारी संपत्ति को क्विक डेंजर की स्थिति बन गई थी और इसलिए आप उनको मारने लगे। 99 ये कहती है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहा है तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने के लिए आया, गिरफ्तार करने के लिए आया, तो आप कहेंगे नहीं साहब वो तो हमें खतरा बन गया था, क्विक डेंजर की स्थिति बन गई थी इसलिए हमने मार दिया। नहीं मिलेगा, बशर्ते वो पब्लिक सर्वेंट हो और अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहा हो। ठीक है, अब किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है, आप उससे पूछ सकते हैं। अगर वो कहे हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आपका मकान गिराने के लिए आए हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि आप हमें पहले वो कागज दिखाइए, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, इसके बाद आप हमें वो न्यायालय का ऑर्डर दिखाइए जिसमें लिखा हुआ है कि आपका मकान गिराना है। ये सब चीजें अगर वो नहीं दिखाता है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इन चीजों को दिखा देता है आपको सब मांगने से, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार, मान लीजिए कोई वर्दी में भी है और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये पुलिस में नहीं है, क्योंकि आतंकवादी भी ऐसे ड्रेस में घूमने लगे हैं अब, तो आप उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांग सकते हैं, उनका आपसे उनका नंबर होगा, उनका बैच नंबर आप मांग सकते हैं। इसके बाद फिर आप उनको जो भी कानूनी कार्रवाई है आप उनको करने के लिए कहें। अगर आप वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग ये जानने के बाद कर देते हैं तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग का डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन गौर करने वाली बात यह है, अगर आप नहीं जानते हैं वो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, या जानने की थोड़ा सा अगर आप गुड फेस से काम करते तो आप जान लेते कि वो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन आपने कोशिश नहीं की, ठीक है, तो बात अलग हो गई। लेकिन आपने पूरी कोशिश की और आपने जानने की कोशिश की वो पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, और फिर भी आप नहीं जान पाए, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहां पर आपको जीवित रहता है। दूसरा 99 का दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट नहीं गया, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के आदेश से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है, आपका मकान गिराने के लिए आया है, आपकी संपत्ति को जब्त करने के लिए आया है, तो वहां पर भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग नहीं करना है। और अगर कर देते हैं तो एज यू सो एज यू रेप, मतलब जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। एक कहावत है एज यू सो एज यू रेप, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। मतलब फिर आप जो वहां पर करेंगे वो आपके ऊपर अलग से क्रिमिनल केस बन जाएगा। डिफेंस की बात तो अलग हो गई। तो पहला, लोक सेवक के आदेश से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, पहला हमने देखा लोक सेवक अगर काम कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, तो आपको उसके काम में इंटरफेयर नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो काम कर रहा है।
दूसरा, लोक सेवक के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए थाना प्रभारी के द्वारा, टीआई के द्वारा, टाउन इंस्पेक्टर के द्वारा किसी प्राइवेट पर्सन को आपको अरेस्ट करने के लिए भेजा गया, अरेस्ट वारंट उसके पास है, अगर वो आपको अरेस्ट वारंट दिखाता है तो यहां पर दूसरा वाला पॉइंट लग जाएगा। कौन सा? पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर से वो व्यक्ति काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब तीसरी स्थिति यहां पर मिलती है कि अगर क्विक डेंजर की स्थिति बनी, लेकिन लोक सेवक की जो सर्विस अवेलेबल है वो आपको तुरंत मिल सकती है। जैसे आप 100 नंबर डायल करें, या मान लीजिए पास में थाना है या पास में चौकी है, पब्लिक सर्वेंट को अगर आप एक आवाज लगाएंगे कि वो आ जाएगा, तो आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। ठीक है? मतलब अगर आप ऐसी जगह है जहां पर आपको पब्लिक सर्वेंट की सर्विस बहुत जल्दी मिल सकती है तो आपको लेना चाहिए। 99 कह रहा है कि फिर आपको वो सर्विस लेना चाहिए, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में डिफेंस आपको वहां पर नहीं दिया जाएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? आजकल इतनी सुविधाएं हैं, 100 नंबर आप डायल करेंगे, 2, 5, 10 मिनट में वो गाड़ी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जो 100 नंबर डायल होती है, या बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं, पास में चौकी है, पास में मान लीजिए थाना है, तो कानून आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। आप उनकी मदद लीजिए, उनकी आप सहायता करिए, उनकी सहायता लीजिए, क्योंकि वो अपनी सहायता के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? 99 का जो चौथा एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि पावर का उपयोग जस्टिफाई होना चाहिए, शक्ति का न्यायोचित उपयोग होना चाहिए। जस्टिफाई पावर से मतलब होता है कि अब वहां पर कोई तराजू नहीं है कि सामने वाला एक चांटा मारे, अब क्विक डेंजर की स्थिति में आप उसको तौलें, कितना भारी था, 2.5 किलो का हाथ था या 1 किलो का हाथ था, ये वहां पर नहीं तौलना है। कानून आपसे अपेक्षा नहीं करता है कि ये स्थिति आप में आई है, लेकिन पावर का इतना उपयोग करिए जो जस्टिफाई लगे। जैसे एक चांटा मारा है, 2 मार दो। ठीक है? अब उसने एक चांटा मारा, आप बंदूक निकाल के खड़े हो गए, बोले राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ऐसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? जितनी स्थिति, मतलब अब वहां पर कोई समझाने या किसी से सलाह लेने की आपको समय नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से काम करना है आपको कि वो जितने पावर का उपयोग कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है, इतना ज्यादा ना हो जाए, और अगर ज्यादा हो गया तो फिर एज यू सो एज यू रीप। उसने एक चांटा मारा, आपने उसको गोली मार दी, आपके ऊपर हत्या का केस चलेगा, क्योंकि यहां पर 99 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि आपको जस्टिफाई पावर का उपयोग करना चाहिए, आपको न्यायोचित शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ठीक है? अब वो आपको सडनली वहां पर कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, एक चांटा मारा है, 2 मार दो। अब एक चांटा मारा और लगे आप उसको मारने के लिए, बोले वाह सर कह रहे थे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसीलिए 99 हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं बचा। तो ये 4 जो एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस को हमें ध्यान में रखते हुए हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग करना है। ठीक है? तो इन चीजों को अपन को बहुत अच्छे से, चारों चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, लोक सेवक के अगेंस्ट में नहीं करना है। दूसरा, लोक सेवक के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो नहीं करना है। तीसरा जस्टिफाई पावर का उपयोग, और चौथा क्या बताया अरमान? कोई डेंजर की स्थिति बनी तब आपको पब्लिक सर्वेंट की हेल्प लेना है। अगर पब्लिक सर्वेंट की हेल्प हमें मिल सकती है, बहुत आसानी से मिल सकती है, तो कानून ये कहता है कि आप उसकी मदद करिए, आप उसकी मदद लीजिए। आप काहे को परेशान हो रहे? आप उसको मारेंगे, वो आपको मारेंगे, 1-2 हाथ पैर उसके टूटेंगे, एक आध आपका टूटेगा, काहे को परेशान हो रहे? आपके टैक्स के पैसे से पब्लिक सर्वेंट नियुक्त है, जब अपन ने अपना बॉडीगार्ड नियुक्त करके रखा है तो आप काहे को परेशान हो रहे? फिर पुलिस को जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्स के पैसे से ही मिलती है। ठीक है? वो हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं, भले ही वो हमारे सेवा भाव से काम ना करें,
या जो भी स्थिति में काम करें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो हमारे सेवा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, हमारी रक्षा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो 4 सेक्शन यहाँ पर कॉमन हो गई, 96, 97, 98 और 99। अब हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो बॉडी के लिए कब लगता है। ठीक है, 2 प्रकार से मिलता है, एक बॉडी के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए। तो बॉडी के लिए 4 सेक्शन यहां पर बनती है। सबसे पहले जो सेक्शन पढ़ी जाती है वो 102, 102, फिर 101, फिर सेक्शन 100। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है। चलिए पानी पी लें तो आने लगेगी। अब आ रही है आवाज? जी सर। बॉडी के लिए 4 धाराएं, सिस्टोमेटिक क्रम उनका जो रखने का होता है। सबसे पहले 102, बॉडी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। सेक्शन 102, 102। ठीक है, सेक्शन 101, बॉडी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के उपयोग में आप कब किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हो, सेक्शन 101। इसके बाद सेक्शन लगती है 100 और जो कहती है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में कब किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हो। वो 7 कंडीशंस यहां पर बताई गई हैं और वो 7 कंडीशंस बहुत ही सिंपल वे में है और जिनको आप बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। 7वीं कंडीशंस जो वहां पर बताई गई है वो 3 फरवरी 2013 2013 को ऐड की गई है इंडियन पिनल कोड में। जब निर्भया कांड हुआ था इसके बाद इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे संशोधन किए गए। आपकी क्लास है क्या सर? 10 मिनट थोड़ा सा और हमें लगेगा ना, 2:35 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 2:30 बजे से सर की क्लास थी, हमने उनसे 10 मिनट और मांगे हैं। तो 10 मिनट में हम इन चीज़ों को जल्दी से आपको बता दें। वो 7 कंडीशंस में जब आप किसी व्यक्ति की जान ले सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के उपयोग में, और अगर वो 7 कंडीशंस नहीं बन रही हैं तो आप किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हो। उसको कोई और इंजरी आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको जान नहीं लेना है। केवल वो 7 कंडीशंस जो सेक्शन 100 में बताई गई हैं। तो सेक्शन 102, जब क्विक डेंजर की स्थिति बनती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहां पर जीवित हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। और जब तक वो क्विक डेंजर की स्थिति बनी रहती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारा जीवित रहता है। और जैसे ही क्विक डेंजर की स्थिति खत्म हो गई, सामने वाले ने हमें देख करके बंदूक निकाली और मारने की स्थिति पे पहुंच गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारा जीवित हो गया। और थोड़ी देर के बाद उसने अपनी बंदूक वापस रख ली। आवाज कट रही सर। आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है। आ रही है आवाज? आवाज कट रही है आवाज आ रही? सर, कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है। अभी आ रही है? हाँ सर। यस सर। देखिए 102 ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि हम घर से निकले और सामने वाले ने हमें देख करके बंदूक निकाली और मारने ही वाला है, ऐसी स्थिति में वो है क्विक डेंजर की स्थिति वहां पर बनती है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपका जीवित हो जाता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हम आपको बता दें ये लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, ये सडनली वहां पर शुरू होता है और थोड़ी समय के बाद खत्म भी हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको आज एक चाटा मार दिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब तक था जब तक वो आपके सामने है। अब आपने शाम को उसको डाक खाने पे पकड़ा और पीट दिया, आप बोले साहब राइट टू प्राइवेट डिफेंस। यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं हुआ, यहां पर एज यू सो एज यू रीप, क्योंकि वो क्विक शुरू होता है और क्विक खत्म हो जाता है। आपके दिमाग में जैसे ही खतरा लगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू, और जैसे ही उसने रिवॉल्वर अपनी रख ली, डंडा अपना रख दिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म। समझ में आ रहा? क्विक शुरू होता है और क्विक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 100, 101, 102, अब 106 यहां पर और बॉडी के लिए लगती है। 106 ये कहता है
कि अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग आप कर रहे हैं और अगर ऐसे में किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अगर आप कोई इंजर्ड कर दें तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आवाज आ रही है ना विनोद? 106 का एग्जाम्पल हम आपको बताएं। मान लीजिए एक कमरे में आप बंद हैं और उसका केवल एक गेट है, ठीक है, और गेट पर कोई व्यक्ति बंदूक लेकर के बैठ गया और बोला जैसे ही आप निकलोगे हम आपको जान से मार देंगे। 5 मिनट के अंदर अगर आप घर से बाहर नहीं निकले, रूम से बाहर नहीं निकले, तो हम दरवाजा तोड़ करके तुम्हें गोली मार देंगे। समझ में आ रहा? अब पीछे एक खिड़की है जिसमें कांच लगा हुआ है, नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, निर्दोष हैं, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। 106 ये कहता है आप वो खिड़की तोड़ दीजिए, कांच तोड़ दीजिए, नीचे बच्चों को अगर कुछ थोड़ी बहुत लग भी जाता है तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको वहां पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा? मतलब निर्दोष व्यक्तियों को भी अगर आप जोखिम में डाल दें अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के उपयोग में, तब भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद 103, 104 और 105 ये जो 3 धाराएं हैं ये प्रॉपर्टी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस बताती हैं। प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए। 105 ये कहता है राइट टू, सबसे पहले 105 पढ़ी जाएगी। 105 ये कहता है प्रॉपर्टी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। सेम सेक्शन 102 और सेम सेक्शन 105 वो बॉडी के लिए है और ये प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। इसके बाद धारा पढ़ी जाएगी 104, सेम सेक्शन 101 और सेम सेक्शन 104 वो बॉडी के लिए है, ये प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद सेम सेक्शन 100 और सेम सेक्शन 103 वो आपकी बॉडी के लिए है और ये प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। उसका डिटेल आप पढ़ लेना कि कब हमें प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार है, कब हमें प्रॉपर्टी में 104 के अकॉर्डिंग हम व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हैं। और देखिए प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए जो बॉडी में एक सेक्शन एक्स्ट्रा बताई गई है 106, वो सेक्शन प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअली नहीं लगती है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा इतनी जरूरी नहीं है कि आप निर्दोष व्यक्तियों को जोखिम में डाल दें, और इसीलिए केवल बॉडी के लिए वो रखी गई है। क्योंकि संपत्ति व्यक्ति दूसरी बना सकता है, अगर वो नष्ट भी हो जाए तो दूसरी भी बना सकता है, लेकिन बॉडी के लिए 106 वहां पर एक्स्ट्रा सेक्शंस लग जाती है। तो इस प्रकार से राइट टू प्राइवेट डिफेंस में 11 धाराएं आपके सामने हमने यहां पर रखी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कैसे बॉडी के लिए मिलता है और कैसे प्रॉपर्टी के लिए मिलता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार एक नेचुरल राइट्स है और ये नेचुरल राइट्स सभी व्यक्तियों को अवेलेबल होता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में अगर हम कोई भी अपराध करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाता है, और अगर हो भी गया है तो हमें वहां पर अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 11 सेक्शंस राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कंप्लीट होती हैं। ओके, थैंक यू।